चलिए, once again welcome to all of you, and you know very well that yesterday we have discussed about the judiciary, particularly High Courts 26 to 26, and that is a major part of writs. So today our illustrator, Mr. Advocate Ganesh Swalka, would like to share something else about the writs also to you. वो आपको आज जो याचिका या रिट्स होती है उसको लेकर बातचीत करेंगे। और मैंने कल उनसे विशेष रूप से निवेदन किया था कि रिट्स पर थोड़ी बात की जा सकती है। आर्टिकल 226 और 227 को लेकर भी मैंने बहुत सारे एडवोकेट को भ्रमित होते हुए देखा है ना। डिलेमा एक शब्द यूज करते हैं जहां 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 कंफ्यूजन पैदा होता है, और जब जीवन में डिलेमा रहता है तो जीवन में आप कहीं पहुंच नहीं पाते। यू शुड बी फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो आज वो चर्चा करेंगे। पारस जी मुझे माफ करेंगे, पारस जी का भी एक क्वेश्चन है, तो लास्ट में मैं गणेश जी से चाहूंगा समय मिले तो सीआरपीसी का जो हमारा 7 साल को लेकर प्ली बार्गेनिंग को लेकर क्वेश्चन चल रहा था, और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ एक्सपर्ट है, दिग्विजय सर ने भी हाथ खड़ा किया था, तो आज हम एक सिस्टम रख देते हैं। आपके यहाँ सामने की तरफ आता है रेज हैंड, है ना, तो जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे वो रेज हैंड कर दे, नीचे की तरफ आता है रिएक्शंस में, तो उससे पता रहेगा भाई किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। गणेश जी से निवेदन है कि एग्जाम ओरिएंटेशन से लेकर कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले भी है मेंस के हिसाब से भी आपके लिए, तो उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे यदि समय मिलेगा तो। हमें इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं हाई कोर्ट ऑफ जो उसमें 179, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, 2 मिनट। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। आरजेएस 1988 में एक मेन का एग्जामिनेशन की मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने, 2 मिनट मुझे माफ करेंगे कल, क्योंकि अब हमारे यहाँ मेंस पे चर्चा होने लग गई तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन निकाल लेने चाहिए। Who can be transfer a judge of a high court to any other high court? ये आरजेएस 1998 में क्वेश्चन आया था। Who is the appointing authority for recruitment of to the state judicial services? तो अभी बातचीत आनी है, आगे चलेंगे हम जब 233-34 के बाद में। आरजेएस 80-81 का क्वेश्चन है। आरजेएस 2018 में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन, है ना, ये पूछा गया है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिट ऑफ मैंडामस। रमा शायद मुझे अपडेट करेगी, 2018 आरजेएस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था। जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है वो शायद देख पाएंगे, और मेरे पास जो डेटाबेस है उसमें बीजेएस बिहार जुडिशरी सर्विसेज में 2017 में एक क्वेश्चन आया है, इन विच सर्कमस्टेंसेस डज द पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक ए लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची में पार्लियामेंट कब राज्य कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। बिहार जुडिशरी में एग्जाम आया, 2017 में आया। ऑल्सो स्टेट वेदर इन दीज सर्कमस्टेंसेस द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर गेट्स सस्पेंडेड और बिकम कॉन्करेंट विद द पार्लियामेंट। तो क्या राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं राज्य सूची पर कानून बनाने की, वो सस्पेंड हो जाती है या सहवर्ती चलती है साथ साथ कॉन्करेंटली, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आया है आरजेएस, ये पुराना है 2014 का, व्हाट इज द रिट ऑफ सर्श्योरी। तो ये कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने मैंने निकाल पाया कल मैं थोड़ा सा। ओवर टू गणेश, आज वो रिट्स को लेकर बातचीत करेंगे, और मैं ऐसा मानता हूँ हमारे बहुत सारे साथी रिट्स को लेकर बहुत चीजें समझते हैं। कल कुछ लोगों का निवेदन था कि साहब ये वीडियो पब्लिक नहीं है, तो आज से आपका जो रोजाना का वीडियो है उसका लिंक ऐप पे डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ऐप पे पहले डाउनलोड करना पड़ता है फिर अपलोड करना पड़ता है, तो बहुत समय लेता है। तो आज से आपको अपने जो ग्रुप है उस पर लिंक भी मिल जाया करेगा, प्राइवेट जो लिंक होता है वो केवल लिंक से ही चलेगा, बाकी वीडियो नहीं चल पाएगा। तो आज से हम वो चालू कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐप पे अपलोड और डाउनलोड में बहुत समय लग रहा है, थोड़ा सा अभी पेपर बनाने में लगे, इसलिए वो काम हो नहीं पा रहा। आप में से यदि कोई 1 आध घंटा में रोजाना दे या 40 मिनट दे पाए समय, या वीक में 2 घंटा 1 घंटा दे पाए, वैसे तो कमिटमेंट था कि 4 घंटे लेंगे हम पढ़ने वाले साथियों से, तो कोई 40 मिनट दे पाए 30 मिनट दे पाए तो हम उसको बता देंगे कि कैसे वो कर सकता है। तो एक एक वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि पर्पज ये है कि
जो साथी यहाँ इलस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहे हैं वो अपने आप को इवेल्युएट भी कर पाए। और पिछले सप्ताह में मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि जो साथी नहीं बोल पा रहे वो भी कोशिश करें, है ना। आपकी प्रैक्टिस में, आपकी दिनचर्या में, आपके कम्युनिकेशन में फायदा होगा मित्रों। गलतियां करना हमारे स्वीकार्य है। और आपके वीडियो को अभी हम पब्लिक भी नहीं कर रहे। पब्लिक करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया तरीके से बोले, तो रोक दिया है उसको पब्लिक करना। वो अपने लिए अवेलेबल रहेगा, अपने समूह के लिए। बाकी लोगों के लिए अपन उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर आप जो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उसी को दिखाएंगे, ऐसा निर्धारित हुआ है। तो मेरा निवेदन है आप सब लोग मुंह खोलें, है ना। जितने ज्यादा लोग बोलने वाले होंगे समूह में उतना समय हमें मिलेगा और एक्स्ट्रा, और आपका तो कम से कम परिष्कृत होंगे। चिंता मत करिए कौन बोलता है कौन नहीं बोलता, आप अपने पर ध्यान दीजिए, है ना। पहले भी मैंने कहा भगवान भला सबका कर, शुरुआत मेरे से कर। तो आप बेहतर होंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए बोलें। जैसे रमा से मैंने निवेदन किया था, रमा यू कैन टेक योर लेक्चर इन इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट दैट वन इफ यू आर नॉट कैपेबल इन हिंदी। तो वो चैलेंजेस होगा हमारे राजकुमार जी, गणेश, दिग्विजय के लिए, समटाइम्स दे आल्सो इनकॉर्पोरेट मोर इंग्लिश, है ना। ये कोई चिंता की बात नहीं। कभी कभी कोई लेक्चर देने इंग्लिश में भी तो आ सकता है, बाहर से किसी फैकल्टी को बुलाएंगे, अभी कई एडवोकेट से बात हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथी पहले मजबूत हो जाएं। आर के वर्मा सर जैसे और साथियों को हम लाना चाहते हैं कि जो अपने को एक अलग तरीके से एनलाइटन करें। जैसे कल भी एक सीनियर एडवोकेट से बात हुई, उन्होंने कहा मिठी जी हमने देखा है एक आध बार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग सब मिलके। मैंने कहा तो सामूहिक प्रयास है, कोई मेरा प्रयास तो है नहीं, पूरी टीम काम करती है। तो ये सबका प्रयास है। IAS इज योर्स, है ना। और हम आपकी 100% सफलता चाहते हैं। यदि पारस जी अभी प्रैक्टिस में मान लो 1-2 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का, तो फिर ज्यादा कमाए। देखो जब बोलना तो अच्छा ही बोलना पारस जी। हाँ, पारस जी को लगा होगा सर वैसे करें ना। तो आज कुछ क्वेश्चंस मेंस के भी अब चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध ने वो अपने यहाँ चालू कर दिया है। तो ये मेंस के क्वेश्चन कुछ मुझे मिल पाए, मैंने आपके सामने रखे इस चैप्टर से। ओवर टू गणेश। आज रिट को लेकर बातचीत करेंगे। बाद में समय मिलेगा एक एक व्यक्ति से हम रिट पर सुनेंगे। आज ध्यान रखिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक रिट के बारे में बताएगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा रिट के बारे में। तो गणेश को ध्यान से सुनिए। और लिंक आज आपसे ग्रुप पर आप आज या आज से शेयर हो जाएगा आपको, तो आप उसको देख पाएंगे, है ना। चलिए ओवर टू गणेश। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, नमस्कार। जो नोट हमारी शेयर करने हैं आपके? जी सर, मैं कर देता हूँ। जो अब तक की अपनी यात्रा रही, हम पढ़ रहे हैं स्टेट जुडिशरी हाई कोर्ट में। तो 226 तक की हमारी यात्रा रही, और 226 ही एक तरह से यूं कहा जा सकता है कि पूरे अध्याय की एक विशिष्ट आत्मा है। तो उसके तहत हाई कोर्ट किस किस तरह की रिट्स का उपयोग कर सकता है, वो हम अब ये आरंभ करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि रिट संकल्पना का उद्भव कैसे हुआ, ये कहाँ से आई है, रिट शब्द कहाँ से आया। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। रिट संकल्पना का उद्भव इंग्लैंड में हुआ सर्वप्रथम, और 13वीं शताब्दी के लगभग ये अस्तित्व में आई, और 17वीं शताब्दी तक यह पुनर्विलोकन का एक सुस्थापित सिद्धांत भी बनी। ये इसका एक हिस्ट्री रही है। इंग्लैंड, और हमने कहाँ से अडॉप्ट किया साहब, इंग्लैंड की कॉमन लॉ से इसे हमने अडॉप्ट किया है। रिट्स का उद्भव भारत में कब हुआ, कैसे हुआ। अब ये यहाँ से कई बार अगर किसी को कोई अच्छा इंटरव्यू जा रहा है और अगर थोड़ा सा हाईकोर्ट जजेस को उसको डाइवर्ट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि साहब ये जो रिट्स कहाँ से आई। द रेगुलेशन एक्ट 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में रिट प्रक्रिया स्थापित की गई। इसी अधिनियम द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई और रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश कालीन सुप्रीम कोर्ट जो था उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के अनुसरण में इसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, द सेटलमेंट एक्ट 1781 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति को उसके मूल क्षेत्राधिकार तक सीमित कर दिया गया कि साहब अब जो ब्रिटिश कालीन सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल उसके मूल क्षेत्राधिकार तक ही उसकी रिट्स का उपयोग कर सकेगा, उससे बाहर जाके उस रिट्स का उपयोग नहीं कर सकेगा। ये राइडर लगा दिया गया।
फिर बाद में देन द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1881 एस्टैब्लिशमेंट 1881 के तहत ब्रिटिश कालीन भारत में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, अतः इन्हें विशेषीकृत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब यहाँ से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है कि साहब सर्वप्रथम जो भारत में हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी? वो इस अधिनियम के तहत हुई थी, द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। कौन कौन से थे साहब? वो तीन थे। ये आप ग्रुप में डालें कि मैंने पूर्व में मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ कौन कौन से तीन हाई कोर्ट की शुरुआत में स्थापना हुई थी। कृपया ग्रुप में शेयर करें। रिट का शाब्दिक अर्थ है न्यायिक आदेश, जो कि वर्तमान में आज के सिनेरियो में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। रिट के प्रकार, अब ये साहब ये रिट कितने प्रकार की होगी? ये 5 प्रकार की होती है। अब हम आएंगे इस पे एक एक 1 बाय 1 इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस रिट। इसका अर्थ है कि बंदी को न्यायालय में के समक्ष हाजिर करो, यानी कि जो व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है, कहीं निरुद्ध किया गया है, उसे न्यायालय के या किसी को डिटेन किया गया तो उसे न्यायालय के समक्ष लाकर हमारे समक्ष हाजिर करो। ये ऐसा उद्देश्य है जुडिशरी का। इसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे? अवैध निरुद्धि का त्वरित न्यायिक पुनर्विलोकन, कि कहीं किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध तो नहीं किया गया है किसी थाने में या किसी अन्य स्थान पर, कहीं असंवैधानिक रूप से उसको निरोध तो नहीं रखा गया। निरोध या निरुद्धीकरण की वैधानिकता का परीक्षण, कि क्या वो निरुद्धीकरण उसका वैधानिक है या अवैधानिक है, उसका परीक्षण भी कर सकेगा इस रिट के जरिए। और तीसरा है अवैध निरुद्धि से मुक्ति दिला सकेगा, यानी कि यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है जिस भी सिनेरियो में कि ये निरुद्धि उसकी अवैध है, तो वो तत्काल उसे रिहा करने के आदेश जारी कर सकेगा, यानी कि उसको उस निरुद्धि से मुक्ति दिला सकेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उपचारात्मक है, दंडात्मक नहीं। यहाँ सबसे एक प्री का क्वेश्चन भी बनता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की प्रकृति क्या है? दंडात्मक है, उपचारात्मक है, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये उपचारात्मक प्रकृति की है, दंडात्मक प्रकृति की नहीं है। यदि कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत करके और यदि मान लीजिए किसी बाहर थाने के पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करवाना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके खिलाफ फिर क्या है कि प्रोसीडिंग की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर परमिशन देना है, फिर बाद में उस परमिशन में आगे कार्यवाही हो सकेगी। नोट, इस याचिका पर सीपीसी सेक्शन 11 अर्थात रेस जुडिकेटा प्राण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये साहब इस पे कोई किसी तरह का राइडर नहीं है, जैसा कि प्राण न्याय का सिद्धांत सेक्शन 11 सीपीसी में दिया हुआ है, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा सब इस पे। अब इस पे मैं कुछ केस लॉ बताना चाहूंगा कि कौन आवेदन कर सकता है। एक तो वो कर ही सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, या यदि मान लीजिए अब इसमें ये निकल के सामने आता है कि साहब वो तो बंद है जेल में या कहीं निरुद्ध है, तो सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1675। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1675 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रिट की मांग निरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, यानी कि उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी मांग कर सकता है। और उपयुक्त मामले में न्यायालय ने यह भी कहा कि इस रिट का प्रयोग केवल गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए नहीं, बल्कि जेल में उसके विरुद्ध किए गए अमानवीय क्रूर बर्तावों से संरक्षण प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। अब साहब यहाँ एक नया सिद्धांत स्थापित हो गया कि इस केस के तहत कि साहब केवल ऐसा नहीं है कि उसको जेल से रिहा कराने के लिए ये इस रिट का उपयोग किया जाता हो। मान लीजिए कि जेल में उसे बर्बर बर्ताव किया जा रहा हो या क्रूर बर्ताव किया जा रहा हो, केवल उसे अकेले से काम करवाया जा रहा हो, या किसी तरह की मारपीट की जा रही हो, किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक रूप से उसे टॉर्चर किया जा रहा हो, तो उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है।
प्रारंभ में इस रिट के अंतर्गत बंदी को न्यायालय के सामने हाजिर करना एक आवश्यक शर्त मानी जाती थी, किंतु अब कालू सन्याल बनाम मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, कालू सान्याल बनाम मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 510, कालू सान्याल बनाम मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 510 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में बंदी को न्यायालय के सामने हाजिर करना आवश्यक नहीं रह गया है। सब जरूरी नहीं है उसकी ओर से उसका अधिवक्ता या उसके हितबद्ध व्यक्ति भी न्यायालय में खड़े रह सकते हैं। न्यायालय के अनुसार यह एक प्रक्रियात्मक रिट है जिसका संबंध न्याय पद्धति से है, न कि मौलिक विधि से। इस रिट का उद्देश्य बंदी के निरोध की वैधानिकता की जांच करना भी है, इसलिए बंदी को न्यायालय के सामने हाजिर करना आवश्यक नहीं रह गया है। अब यहाँ कह दिया कि साहब उसकी ओर से उसके हितबद्ध व्यक्ति भी खड़े हो सकेंगे, उसका एडवोकेट तो है सही, उसके हितबद्ध व्यक्ति भी खड़े हो सकेंगे, साहब बंदी को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ लाना आवश्यक नहीं। अब हम दूसरे प्रकार की रिट पे आते हैं, परमादेश रिट यानी मैंडेमस रिट। इसका शाब्दिक अर्थ है परम प्लस आदेश, यानी कि अर्थात परम है जो आदेश, यानी कि न्यायिक आदेश सर्वोपरि, कि जो हम जो आदेश दे रहे हैं वो सर्वोपरि है, परमादेश है हमारा आदेश। इस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी को उसके विधिक या लोक कर्तव्य या किसी संविधि के अधीन अधिरोपित कर्तव्यों को पूरा कराने हेतु आदेश दिया जा सकता है। कि साहब कोई लोक जो अधिकारी है, जो उसके विधिक कर्तव्य हैं, उसके लोक कर्तव्य हैं, है ना, उसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों को जो उस पोस्ट में इन्वेस्ट है, जो कर्तव्य जो उसे पालन करने चाहिए, और यदि वो नहीं कर रहा है तो उन कर्तव्यों को पालन कराने के लिए भी हम ये इसका रिट का उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि यह रिट कब जारी नहीं की जाएगी। अब की जाएगी जो कंडीशन तो देख ली कि साहब अगर मान लीजिए वो अपने कर्तव्यों का फुलफिलमेंट नहीं कर रहा, पूरा नहीं कर रहा। अब दूसरा प्रश्न है कि ये रिट कब जारी नहीं की जाएगी। तब संबंधित अधिकारी लोक सेवक का कर्तव्य केवल उसके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर हो। कहीं मान लीजिए कि उसे किसी कानून के तहत उसे ऐसी पावर दी गई है कि वो किसी तरह की बाध्यता नहीं हो, वो अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए, मतलब अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, केवल उसके व्यक्तिगत निर्णय पर ही वो चीज निर्भर करती हो, तो वहां उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किसमें कहा गया, मध्य प्रदेश राज्य बनाम जेसी मंडावरा, मध्य प्रदेश राज्य बनाम जेसी मंडावरा AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 493, मध्य प्रदेश राज्य बनाम जेसी मंडावरा AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 493 के महत्वपूर्ण मामले में ये निर्धारित किया गया। अब साहब अब इसके और जो बिंदु, जो कब जारी किया जाएगा के बिंदु हम पढ़ लेते हैं। परमादेश रिट कब जारी किया जाएगा। निम्नलिखित अपेक्षाओं के संतुष्ट होने पर ही परमादेश लेख जारी किया जा सकता है। अब वो हम कंडीशन पढ़ते हैं। पहला, किसी याचिका विधिक अधिकार, याची किसी विधिक अधिकार का धारक हो, यानी कि वो विधिक अधिकार रखता हो। विपक्षी व्यक्ति विधिक तथा आज्ञापक लोक कर्तव्य के अधीन हो। विवेकीय शक्तिधारक प्राधिकारी के विरुद्ध भी परमादेश जारी किया जा सकता है। अब यहाँ ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टी हो रही है इन केस में कि साहब यहाँ कह रहा है कि विवेकीय शक्तिधारक प्राधिकारी के विरुद्ध भी परमादेश जारी किया जा सकता है। तीसरा है, याची द्वारा विधिक प्राधिकारी से न्याय की मांग की गई है किंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया हो। कि साहब उससे न्याय की मांग तो की गई है याची द्वारा, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया हो, वहां परमादेश रिट जारी की जा सकती है। अब हम आगे आते हैं उत्प्रेषण रिट पे। उत्प्रेषण रिट है कि टू क्वेस, मतलब रद्द कर देना। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों की वैधता जांच कर उन्हें रद्द किया जा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है ये एक उत्प्रेषण रिट कि साहब ये उसकी वैधता की जांच कर सकता है। अब हम इसी सिनेरियो में आगे 227 में भी इसको डिस्कस करेंगे। अब हम आगे की रिट हमारी आती है चौथी, प्रतिषेध रिट।
प्रोहिबिशन रिट यानी कि रोकना गलत क्षेत्राधिकार में कार्य करने से। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि अगर कोई कोर्ट या कोई है उसका सबऑर्डिनेट कोई या फिर कोई भी निकाय जो कोई गलत कार्य कर रहा है उसे रोकना, भाई रुक जा भाई, ऐसा ऐसा तू नहीं कर सकता, तू अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहा है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकता है इस प्रतिषेध रिट के जरिए, यानी किसी पर प्रोहिबिशन लगाना। यह रिट मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालयों न्यायाधिकरणों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। यानी कि जो मतलब कोई उसका जो सबऑर्डिनेट होगा वो या तो मान लीजिए कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके वर्क कर रहा हो, या फिर जिस क्षेत्राधिकार का उपयोग उसे करना चाहिए उसका नहीं कर रहा हो। ये इसके कुछ बिंदु हैं, ये मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उत्प्रेषण लेख कब जारी किया जा सकता है, किसके विरुद्ध जारी, और इसके आधार क्या होंगे। यह निम्नलिखित आधारों पर जारी की जा सकती है। पहला बिंदु है जहां की निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया हो। हिसाब जहां कोई अधीनस्थ न्यायालय था उसको क्षेत्राधिकार नहीं था और फिर भी उसने आदेश पारित किया हो, वहां भी जारी की जा सकती है। जहां की निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से अधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, मतलब किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर लिया हो उसने क्षेत्राधिकार से बियॉन्ड जाके। तीसरा बिंदु है जहां की निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कम करते हुए दिया है, मतलब उसको जहां क्षेत्राधिकार तो था लेकिन उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग कम किया है उसने, मतलब पूर्णतः क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया है। चौथा है जहां की निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हो। पांचवा है जहां की निर्णयों में कोई वैधानिक गलती हो। उत्प्रेषण रिट के लिए आवेदन वही दे सकता है जो कि पीड़ित हो। मान लीजिए कि इन बिंदुओं से जो पीड़ित हो वो उसमें उत्प्रेषण रिट के लिए आवेदन दे सकता है। सॉरी उत्प्रेषण नहीं, सॉरी प्रतिषेध रिट, मैं गलत बोल गया, प्रतिषेध रिट के लिए आवेदन दे सकता है। पांचवा आता है अधिकार प्रच्छा रिट। अधिकार प्रच्छा रिट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। कोर्ट ये पूछता है कि साहब आपका अधिकार क्या है, क्वो वारंटो रिट। यह रिट कब जारी की जा सकती है, तो इसके बिंदु हैं, पहला विवादग्रस्त पद सार्वजनिक पद हो तथा जिस व्यक्ति ने उसे धारण किया हो वह उसे धारण करने का अधिकार न रखता हो, मतलब सार्वजनिक पद हो तथा जिस व्यक्ति ने उस पद को धारण कर रखा है वह उस धारण करने का अधिकार न रखता हो। तीसरा है यह याचिका किसी निजी व्यक्ति के पद के धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ऐसा राइडर नहीं है कि साहब वो किसी गवर्नमेंट पद धारण करता हो, सार्वजनिक पद धारण करता हो, उसके विरुद्ध ही की जाएगी। प्राइवेट पद धारण करने वाले के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो ये यहाँ हमारे पांचों रिट समाप्त होती है। मैंने काफी इनको शॉर्ट में लिया है, अगर इनको अपन एक बड़े रूप में ले तो बहुत विस्तृत इनके उदाहरण भी मिलेंगे, केस लॉ भी मिलेंगे। अब हम आते हैं जो हमारा कंसेप्ट है 226 और 227 को कंपैरिजन करते हुए पढ़ने का कंसेप्ट है। यहाँ 226 के निर्सित है 43वें संविधान संशोधन द्वारा, मतलब 226A। अब हम आते हैं 227। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी उच्च न्यायालय की सुप्रिटेंडिंग पावर यानी अधीक्षण शक्ति, मैं इसे एक शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। 226 से भी कई हद तक बियॉन्ड पावर है कि इसके तहत मतलब कह सकते हैं कि हाईकोर्ट की दादागिरी कहने का मतलब ये एक सीधे शब्दों में माना जाए तो वो जो चाहे जो कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ। कोई किसी को कोई मतलब किसी भी समय उसकी लेखाओं की जांच करेगा, उनके नियम भी बनाएगा। उनकी अधीक्षण शक्ति, और अधीक्षण शक्ति इतनी विस्तृत है कि अधीक्षण शक्ति में वो सब कार्य सम्मिलित होंगे जो डे बाय डे किसी कोर्ट या किसी न्यायाधिकरण, किसी अर्ध न्यायिक अधिकरण के तहत मतलब प्रक्रिया में काम में लिए जा सकते हैं, उनकी सबकी अधीक्षण कर सकेगा। तो मतलब एक तरह से ये हो गया कि साहब ऊपर हाई कोर्ट डंडा लेके बैठा है 227 का, बहुत अधिक इसकी विस्तृत शक्ति है। अब इसके साथ हम ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने निकाला है, इसमें साथ में पढ़ेंगे हम 141, 144 और 145। अब मैं पहले एक बार 141 पे आना चाहूंगा, आप सबको एक कृपया 141 निकालें, जो सुप्रीम कोर्ट में 141 के जो प्रोविजन है 141 को निकालें।
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। यहाँ केवल ये विधि का आबद्ध कर रहा है, यहाँ सीधे इसके पास अधीक्षण शक्ति नहीं है, जो कि यहाँ पे 227 में डायरेक्टली अधीक्षण शक्ति हाई कोर्ट्स के पास है। ये शक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं दी हुई है कानून संविधान में कहीं भी। दूसरा निकालें आप एक बार 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करना। सब वो उसकी हेल्प में कार्य करेंगे। लेकिन अगर बात आती है किसी अनियमितता की, या कहीं बात आती है कि साहब वो न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा, एक रिट का कंसेप्ट अलग है, 227 के कंसेप्ट में कह रहा हूं कि यदि कोई शिकायत आती है कहीं से, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट को उसका पावर नहीं दिया गया है कि उस पर कार्यवाही कर सकें। इवन सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट पर भी सीधे कार्यवाही करने के लिए कैपेबल नहीं है। यदि किसी सीधे कार्यवाही करनी होगी ना, तो संसद ही कर सकती है हाई कोर्ट जज पे कार्यवाही, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कैपेबल नहीं है। तो ये है कि सीधे यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण शक्ति 227 के तहत एक बहुत भारी वाला डंडा देके संविधान ने 227 के तहत इसको एम्पावर किया है हाई कोर्ट को। और अब निकालें एक बार आप 145, न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति। साहब वो जो न्यायालय के जो नियम है वो यहाँ तो हाई कोर्ट भी बनाएगा, ये एक सिमिलर शक्ति है दोनों की। तो अब हम इसमें 227 एक से शुरू करेंगे, तो फिर से आप आए 227 पे आ जाए। ये मैंने एक कंपैरिजन और समझाने के प्रयोजन से थोड़ा सा ये आपको निकलवाया था, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि यहाँ कितने एक वाइड और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यहाँ 227 के तहत दी गई है। 227 एक में सुपरिटेंडिंग पावर यानी कि अधीक्षण शक्ति। अब इसके साथ ये अधीक्षण शक्ति और कहाँ दी हुई, अनुच्छेद 235 को भी हम देख सकते हैं। जैसे कि आप निकालें एक बार 235 अनुच्छेद निकालें, अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, ये भी हाई कोर्ट ही करता है साहब। ये अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करता है और यहाँ पे अधीक्षण करता है। नियंत्रण के साथ साथ 227 के तहत तो अधीक्षण की शक्ति भी है, तो इसे हम साथ में पढ़ना चाहिए। यानी कि अब देखिए, नियंत्रण करेगा, नियंत्रण किस पावर के तहत करेगा, अधीक्षण पावर के तहत करेगा। अधीक्षण करने का पावर 227 एक में दिया गया है इसको। तो इसकी पदस्थापना, पदोन्नति, इवन छुट्टी देना भी, किसी डीजे साहब को छुट्टी पे जाना है तो भी साहब आपको रजिस्ट्रार साहब से परमिशन, हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप डीजे साहब छुट्टी पे नहीं जा सकते, भले आपको कितना अर्जेंट वर्क हो। हालांकि कोई एक जो सर्विस रूल्स में दिए गए हैं, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या सो अदर कोई इमरजेंसी हो, वो एक बात अलग है। बाकी अमूमन अगर आपको छुट्टी मनाने जाना है तो आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी शक्ति दी गई है, मतलब अधीक्षण शक्ति। अब मैं डायरेक्ट से इसे पढ़ के सुनाना चाहूंगा 227 एक को। प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिकता का उपयोग करता है, यानी कि सर्वत्र जिस जहां जहां उसके अधिकार है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण कर सकेगा। वहां उस क्षेत्र में जो भी आएंगे ना, जो अधिकरण होंगे, न्यायालय होंगे, उनका वो अधीक्षण पावर उसके पास रखता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल। अब सब क्लोज 2, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी कि पूर्वगामी उपबंधों पर कोई किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। पहला है, ऐसे न्यायालयों से विवरणी मांग सकेगा कि साहब विवरणी मांग सकेगा कि आप बताइए, अपनी स्टेटस रिपोर्ट भेजिए मिस्टर एक्स कि आपने कितने फैसले किए, बताइए आपने क्या वर्क किया, आप कोर्ट चलाते भी हैं टाइम पे या नहीं चलाते हैं, आप बताइए, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजिए हमें। मेकिंग रूल्स, दूसरे में मेकिंग रूल्स, पद्धति और कार्यवाहियों के नियम बना सकेगा। तीसरा है, प्रारूप बनाना प्रविष्टि व लेखाओं के लिए। अब इसमें परंतु है कि जो नियम बनाना वह प्रारूप की प्रविष्टियों को लेखाओं हेतु जो नियम बनाएगा, यहाँ राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से बनाएगा। ये एक यहाँ पे थोड़ा सा कानूनन राइडर है कि वो क्योंकि रूल्स बनाएगा तो गवर्नर की कंसेंट से बनाएगा। अब हम सब क्लोज 3 पे आते हैं। उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो न्यायालयों के शेरिफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उसमें विधि व्यवसाय करने वाले अटॉर्नी, अधिवक्ताओं और प्लीडर को अनुज्ञेय होगी। यानी कि सेटल टेबल ऑफ फीस हेतु सारणी बनाना,
परंतु राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से। साहब वो फीस है तो सारणी भी बना सकेगा कि अगर लिपिक काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से फीस संदस्त होगी, कोई अटॉर्नी वर्क कर रहा है कि मान लीजिए कि कोई लीगल एड का है तो लीगल एड वाले को कितना क्या फीस मिलेगी, वो राज्यपाल से पूर्व अनुमोदन से रूल्स वो बना सकेगा। अब इस पे ये जो 227 है ये कहाँ लागू नहीं होगा, ये सब क्लोज 4 में मेरे को देखने को नॉट अप्लाई टू आर्मी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, यानी कि ये सेना न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर कतई लागू नहीं होगा। यदि किसी मान लीजिए कि हमें ये कहता है कि अधीक्षण सप्लोज 1 कहता है कि उस अधिकारिता क्षेत्र में सर्वत्र आने वाले न्यायालय सभी अधिकरणों पर अधीक्षण शक्ति होगी। अब मान लीजिए कि चंडीगढ़ में या सो एंड सो जो भी कहीं कोई ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है सेना न्यायालय का, अब साहब वहां तो चंडीगढ़ उस क्षेत्र में जिस भूमि पे वो बना हुआ है जहां उसकी बिल्डिंग है वो अधिकारिता क्षेत्र किसका है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। तो साहब लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को उस ट्रिब्यूनल को अधीक्षण करने की शक्ति नहीं होगी, क्योंकि सब क्लोज 4 उस पर राइटर लगाता है कि साहब आपको सेना न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी। अब यहाँ प्रश्न आता है सेना न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति किसकी होगी, वो आगे बिंदुओं में हम पढ़ेंगे। और कृपया ग्रुप में ढूंढ के भी डालें पूर्व की सेना न्यायालयों पर अधीक्षण कौन कर सकता है। अब हम इसी तरह से एक सेक्शन हमें सीआरपीसी में भी देखने को मिलेगा 482 तो हमें पता है ही सही, एक उसकी शक्ति है 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति। 483 भी एक इसी तरह की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्रिमिनल के मामलों में। अब यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है ना संविधान में कि साहब ये क्रिमिनल मामलों में होगी या सिविल मामलों में, तो ये दोनों मामलों में होगी। और यहाँ 483 के तहत सिविल है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एक जो कानून निर्माता है उन्होंने एक क्लोज जोड़कर एक पावर दी है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य। यहाँ एक उनको दायित्व भी सौंप दिया, क्योंकि जब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश आप कर रहे हो, अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेगा अकॉर्डिंग टू संविधान, लेकिन किसकी सिफारिश पर करेगा, वो करेगा हाई कोर्ट की सिफारिश पर। तो साहब अपॉइंटमेंट भी आप करवा रहे हो, ट्रांसफर भी आप कर रहे हो, तो ये दायित्व भी आपका ही होगा। यहाँ इसको दायित्व का रूप दे दिया कि साहब ये दायित्व भी आपका ही होगा कि आप अब उन्हें आप ही संभालें। अब उन्हें संभालने के दायित्व के साथ साथ एक बहुत बड़ी ये पावर भी दे दी है कि कंप्लीटली वो सब हाई कोर्ट के अंडर में होंगे। 227 के तहत अधीक्षण शक्ति वहां तक होगी जहां तक उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार होगा, अर्थात समस्त राज्य क्षेत्र में। ये हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की बड़ी विशद शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 227 के अधीन प्रदत्त शक्ति अनुच्छेद 226 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति की अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और विस्तृत है कि साहब वहां तो 226 में तो अगर मान लो कि आपको कोई ऐसा आवेदन आएगा या फिर कहीं कोई पत्र प्राप्त होगा जो हमने कल शर्तें पढ़ी थी, या फिर कोई आपने अखबार में देखा, या फिर जज साहब के सामने कोई टीवी में या ऐसा कोई सामने मामला देखा जिस 200 मोटर संज्ञान करते हैं, तो 100 मामले 226 में होते हैं। परंतु ये 227 इसलिए व्यापक है कि इसे किसी की एप्लीकेशन की किसी प्रकार की कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक हाई कोर्ट प्रभारी जज बनाया जाता है, वो प्रभारी जज उसे गवर्न करता है, उसका अधीक्षण कर सकता है, वो स्वेच्छा से कभी भी उसका रेंडमली उसका दौरा कर सकता है, उसका अधीक्षण कर सकता है और उसका अभिलेख मंगा सकता है, जांच सकता है। सो इनको बहुत बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है यहाँ पे। यह केवल प्रशासनिक निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर न्यायिक निरीक्षण करने की शक्ति भी सम्मिलित है। ये किस केस लॉ में कहा गया? वारियम सिंह वर्सेस अमरनाथ, वारियम सिंह वर्सेस अमरनाथ AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 215। वारियम सिंह वर्सेस अमरनाथ AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 215 के मामले में ऐसा किया कहा गया। और साथ ही एक और मामले में इसका अनुसरण किया गया, बथू
बभूतमल वर्सेज लक्ष्मीबाई, बभूतमल वर्सेज लक्ष्मीबाई, AIR 1975, सुप्रीम कोर्ट 1297। बभूतमल वर्सेज लक्ष्मीबाई, AIR 1975, सुप्रीम कोर्ट 1297। साथ ही वार्यम सिंह मामले में यह भी अभी निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्ति का एक असाधारण शक्ति है, अतः इसका प्रयोग बहुत कम व बहुत सोच समझकर करना चाहिए और केवल उन मामलों में ही जहां अधीनस्थ न्यायालयों को अपने क्षेत्र अधिकारिता क्षेत्र में कार्य करने के लिए नियंत्रित करना आवश्यक हो, न कि उनकी गलतियों को सुधारने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है उनको आप गलती सुधारने के लिए भी बार बार इसका यूज मत करो, हाँ उनका अधीक्षण के लिए यूज करो। तो ये वहां भी कवर हो रही है कि साहब अधीक्षण के लिए तो यूज कर ही रहे, तो अधीक्षण का डंडा जब अगर मान लीजिए खिल डीजे पे रहेगा कि साहब हाई कोर्ट के अधीक्षण का डंडा मेरे ऊपर है, तो वैसे ही वो सब उसके अनुरूप ही कार्य करेगा। अब अगला प्रश्न है, क्या अनुच्छेद 227 की शक्तियों के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय अपने आप को एक अपीलीय न्यायालय में परिवर्तित कर सकता है? नहीं, क्योंकि अपीलीय शक्ति उसकी मूल अधिकारिता है, क्योंकि अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग मूल अधिकारिता के तहत ही किया जा सकता है, अनुच्छेद 227 के तहत नहीं। यह अनुच्छेद केवल अधीक्षण के अंतर्गत कार्यवाही संबंधी अधिकार प्रदान करता है। अभी यहाँ कह दिया साहब इसमें कि अधीक्षण संबंधी समस्त अधिकार प्रदान करता है, जो कि पूर्व में बभूतमल वाले मामले वर्सेज लक्ष्मीबाई वाले मामले में कहा गया है। साथ ही एक और मामला आया, चंदा वारकर SR राय, चंदा वारकर SR राय वर्सेज आशा लता S गुरम, चंदा वारकर SR राय वर्सेज आशा लता S गुरम, 1986, 4 SSC 448 वाले मामले में ये फिर से कह दिया गया कि अधीक्षण के अंतर्गत कार्यवाही संबंधी अधिकार प्रदान करता है कंप्लीटली, हाई कोर्ट के पास होंगे। अब हम आगे चलेंगे। एक मामला आया सूर्य देव राय वर्सेज रामचंद्र राय, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट 3044, सूर्य देव राय वर्सेज रामचंद्र राय, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट 3044। महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सन 1999 में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में किए गए संशोधन से उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन पुनरीक्षण की अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि साहब ये जो 115 का जो राइडर है इसका प्रभाव 226 और 227 पर कतई नहीं होगा। पारित अस्थायी आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। ये किस मामले में कह दिया गया? सूर्य देव राय वर्सेज रामचंद्र राय 2003, सुप्रीम कोर्ट 3044 के मामले में कह दिया गया। अब आगे है उच्चतम गणेश सर यस सर, आज समय थोड़ा पूरा हो गया है अपना, तो थोड़ी चर्चा कर लें। आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज। जी सर। चलिए वर्मा सर, थोड़ा 226 227 पर थोड़ी सी आपकी समझ रखेंगे जरा। What are the basic differences between 226 and 227? क्या है इसमें? थोड़ा सा कुछ रिट्स 226 में आती है, 227 की रिट्स तो हमारे पास बहुत कम आती है। थैंक यू राजेश जी। देखो बेसिक डिफरेंस 226 और 227 में ये है कि 226 ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, ये उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। इसमें कोई अपील वगैरह और ये चीजें लाइक नहीं करती, डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट का। और 227 है, ये एक तरह का अपन कह सकते हैं सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है। दिस इज द सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। और मेनली क्या होता है कि कई जुडिशियल ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनको बाय वे ऑफ अपील और रिवीजन में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनको आर्टिकल 227 में चैलेंज किया जा सकता है। जैसे
जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको कि कोई ऑर्डर है, सीपीसी में मान लो कोई ऑर्डर पास किया और वो एक्स पार्टी जजमेंट और डिक्री उसका हो गया, ठीक है। अब उसके लिए दो रेमेडी अवेलेबल हैं, या तो वो अपील में जाए, और दूसरी रेमेडी है कि सेम कोर्ट के सामने वो एक एप्लीकेशन इस आशय की लगाए, ऑर्डर 9 रूल 13 में, टू सेट असाइड द एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिक्री। अब वो रेमेडी उसने अगर 9-13 में अवेल कर ली तो उसका जो राइट है अपील का वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। लेकिन उसको कहीं पर भी लगता है कि ये जो जुडिशियल ऑर्डर है, ये जुडिशियल ऑर्डर रिव्यू होना चाहिए, तो वो रेमेडी अवेल कर सकता है आर्टिकल 227 में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो इनमें यही है कि आर्टिकल 226 है वो ओरिजिनल जुडिक्शन हाई कोर्ट का, जबकि 227 है ये सुपरवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, और वी कैन से फॉर रिव्यू ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर्स वेयर द रेमेडी ऑफ रिवीजन एंड अपील डज नॉट लाई। तो ये मेरी जानकारी में है, और काफी डिफरेंस हो सकते हैं इसमें। जी, चलिए रिट्स के बारे में रेखा ने भी अपने को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था रिट्स को लेकर। रेखा, मैं ठीक कर रहा हूँ? शायद आपने लिया था रिट्स पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही थी। तो लिया था, किसने लिया था? दिग्विजय सर ने लिया था। चलिए रिट्स पर और किसी को कुछ? हाँ, मैंने लिया था जी सर, आर्टिकल 32 इसके बाद मैंने नहीं बताया था। हाँ, मैं भी जानना चाह रहा था भाई कुछ चीजें याद है कि नहीं है। चलिए, एक तो मेरा रोहित और वीर विक्रम से भी निवेदन है, रमा से भी निवेदन है, और ममता से भी निवेदन है, और पारस से भी निवेदन है कि वो भी किस दिन सोचे कि एक लेक्चर हम भी लेंगे किस दिन। चिंता ना करें, अभी अपने यहाँ बहुत सारी संभावना है। आज से या कल से एक नया सिस्टम और चेंज हो रहा है, 2 सिस्टम अडॉप्ट हो रहे हैं। एक तो रिवीजन का डे अब फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों का प्लेन उस दिन घूमने चला जाता है इधर उधर रोमिंग, तो रिवीजन किसी भी दिन होगा। दूसरा ये कि अब इवेल्युएट की जाएगा, स्पीकर का इवेल्युएशन होगा यहाँ एग्जाम के ओरिएंटेशन से, है ना, कि एक इवेल्युएटर होगा हर बार, हर वीक के लिए एक इवेल्युएटर डिसाइड कर देंगे या 3-3 दिन के लिए कर देंगे। वो लास्ट में अपनी ओपिनियन रखेंगे और बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आप इसकी जगह ऐसा करते तो ऐसा होता। अप्रूवल है आप सब लोगों की, है ना? हाँ, अब आज एक और मैं आपको टिप देता हूं जल्दी से। हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट पर भी आप थोड़ा सा कॉन्शियसली काम करें। होता क्या है कि जो अच्छे एग्जामिनर होते हैं वो हैंड राइटिंग से बच्चे की पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं, और जब एग्जाम का फॉर्म, खैर अब तो ऑनलाइन भरे जान लग गया, नहीं ऑफलाइन भरा जाता था, तो एग्जाम का फॉर्म आता था वहां, जब इंटरव्यू में बैठते थे तो वो फॉर्म की पूरी बुकलेट आती थी, तो उस पर भी बहुत सारे प्लस माइनस हो जाते थे, हमने देखा है कालखंड में हमारे। चलिए, रिट्स पे कौन बोल रहा है और कुछ ऐड करना चाहे रिट्स पे? सर, कल गणेश सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अच्छा सर, मैं बोल सकती हूँ? पहले तो आप मुझे परमिशन दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। थैंक यू सर। तो कल गणेश सर ने क्वेश्चन पुटअप किया था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में बेसिकली क्या डिफरेंस है ना? तो इसमें डिफरेंस है सर, ये सेम नहीं है। जैसे उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार संबंधित राज्य की सीमा तक ही है। सेकंड है, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है। और थर्ड है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अगेंस्ट कोई रिट जारी नहीं कर सकता। फोर्थ है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल किए गए रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट की सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना असंवैधानिक रूप से नहीं किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। तो सर, ये 4 डिफरेंस थे इन दोनों के बीच में। मैं रिट के बारे में बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए।
हाँ सर, भारत के संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी को एक कार्य करने या करने से रोकने का निर्देश देते हैं। इस प्रकार का आदेश चाहने वाला व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। रिट 5 प्रकार की होती हैं: हैबियस कॉर्पस, परमादेश और प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो सर मैं बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोल दूं? हाँ जल्दी से बोलिए। ओके सर, थैंक यू सर। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि आपके पास एक शरीर होना चाहिए। रिट एक अदालत के समक्ष एक ऐसे आदमी को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में या जेल में रखा गया है और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है, और यदि यह पाया जाता है कि हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को रिहा करा देती है। रिट का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने का नहीं होता, लेकिन अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना होता है। हालांकि अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण दिया गया है। इसे आपातकाल की घोषणा के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बहुत ही मूल्यवान रिट बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही राज्य के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अवैध रूप से या माने ढंग से हिरासत में लिए गए किसी भी आम नागरिक के खिलाफ भी यह जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हिरासत में लिए गए व्यक्ति के द्वारा, मतलब स्वयं उस व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति के द्वारा दायर की जा सकती है। इसमें अभी सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन का एक महत्वपूर्ण मामला है। ठीक है सर, सेकंड है। ये आपने नोट्स बनाए हैं क्या? हाँ ये नोट्स बनाए हैं या कहाँ से पढ़ा है? नहीं सर, कल आपने कहा था ना कि मैं पूछूंगा रिट के बारे में, तो मैंने नेट पे सर्च किया था। वेरी रात गुड, में। सैल्यूट टू यू, है ना। पहला एक मिनट सैल्यूट तो गणेश को कि गणेश ने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की, और दूसरा सैल्यूट आपको ममता जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने तैयार किया, है ना। अब बहुत बढ़िया आपने बोला। चलिए, है ना, हमारे पास समय कम है थोड़ा सा। कोई एड ऑन करना चाहे कुछ इस चैप्टर को लेकर? गणेश सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत की। मेरा निवेदन आज आपसे एक ये है, वीर विक्रम सिंह नोट करेंगे प्लीज, कि आर्टिकल 226 और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 226 and article 227. Why I am asking and why I am emphasizing on that one, because this one question asked so many time in interviews. बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा गया है। गणेश सर ने जो बातचीत कही वो उन्होंने ठीक कहा कि इंटरव्यू जब आपका बहुत बढ़िया चलने लग जाता है तो सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका ईगो यदि हर्ट हो जाए तो फिर वो आपको उलझाता है या आपके ज्ञान को और थोड़े से गहराई से पकड़ता है। तो इसलिए दूसरी बात ये कि आज गणेश, मैं इवेल्युएटर का रोल बता देता हूँ। आप में से कुछ लोग अलग अलग समय पर इवेल्युएटर होंगे, वो भी आपको सीखना है। जैसे टाइमर और मॉडरेटर का रोल चेंज होने लग गया, वैसे रोल चेंज होने हैं अभी। गणेश सर का जो लेक्चर था वो बहुत बढ़िया था। यदि वो मेन एग्जाम में भी ऐसा लिखते हैं तो उनका बढ़िया रहेगा, और उन्होंने नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि नोट्स को बहुत डिटेल में बनाने के बजाय, मैंने दिग्विजय को भी बहुत बार कहा, आप लोगों को बहुत बार कहा, केवल की पॉइंट पर बात करिए, बाकी अपना इलस्ट्रेशन डालिए, जिसे कमेंट्री कहते हैं, कि इसमें 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंटों पर ये चीजें हैं, और इन चीजों को लेकर आप अपनी व्याख्या करिए। केस लॉज में भी जैसे आप लोगों से निवेदन किया गया, 3 बार केस लॉ आप रिपीट करिए। हम आप लोगों को क्यों मोटिवेट कर रहे हैं बोलने के लिए? क्योंकि आप यदि 6 या 8 महीने या 5 महीने आप बोल लेंगे, जैसे आज ममता जी को देखिए, उन्होंने जो हैबियस कॉर्पस को लेकर पॉइंट वाइज पॉइंट बातचीत की, उन्होंने नेट से निकाला है। मैं देखा कोई रीडिंग टेक्स्ट पढ़ रही है, लेकिन शी मेड वेरी गुड मैनर कि भाई वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकती है, सरकार के विरुद्ध भी हो सकती है। किसी को मान लीजिए कोई लड़की भगा के ले गया लड़का, तो उसके घर वाले क्या करते हैं? हैबियस कॉर्पस ही लगाते हैं। कभी कभी आपने पढ़ा सुना होगा या किसी का किडनैप हो गया तो हैबियस कॉर्पस लगाते हैं। किसी से पैसा वसूली के लिए किसी को उठा लिया है किसी व्यक्ति ने, तो हैबियस कॉर्पस लगाते हैं।
मुझे ठीक करिएगा यदि मैं कहीं गलत भी बोल रहा हूँ। तो मैं रोहित से भी निवेदन करूंगा, रोहित के पास भी कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, वीर विक्रम के पास भी बहुत बढ़िया है ना, ममता जी के पास भी बढ़िया है और पारस जी के पास भी बढ़िया है और अनिरुद्ध के पास भी बढ़िया है। अब ये मुहूर्त निकलवा लें, जिस दिन इनका मुहूर्त निकलता और ये मुझे अनुमति देंगे कि सर हमें भी एक स्लॉट दे दो, तो हम आप लोगों को सुनना चाहते हैं। कारण है दोस्तों इसके पीछे, है ना। क्लास तो बहुत सारी है, क्लास तो कहीं पर भी चल जाओ, फिर क्लास में अपने में डिफरेंस क्या रहा, है ना। तो रोहित कहीं इंटरव्यू में अटके नहीं, यहाँ अटक जाए जहाँ जितना भी अटकना अपने सामने। इंटरव्यू में तो ये ऐसा बोले कि सामने वाला कहे यार कहाँ पढ़ के आया, कि बोले साहब उस कक्षा में पढ़ के आया हूँ जहाँ मेरे पिताजी और मैं दोनों साथ में बैठते थे। बोले यार अद्भुत है यार, ये तो अद्भुत संगम है, ये भी सौभाग्य है। देखिए हम कौन कौन बैठते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये बड़ी चीज है ना, ये हमारे लिए भी सीखने की चीज है कि पिता और बेटा दोनों साथ में एक कक्षा में है और दोनों उस चीज पे चर्चा कर रहे हैं। मैं भी बैठता हूँ मेरी बेटी के साथ कई कक्षाओं में। तो मित्रों कल से फिर हम एक अपग्रेडेशन करेंगे, हमारा इवेल्युएट करेंगे। जैसे इस वीक आपने देखा होगा उमेश सर ने मॉडरेटर का रोल बहुत बढ़िया किया, अगले वीक में और कोई करेगा, दिग्विजय सर ने ले रखा है शायद आगे के लिए, तो दिग्विजय सर मॉडरेट करेंगे, कभी वीर विक्रम मॉडरेट करेंगे। सीमाएं सबको समझ में आने लगी, कई बार थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, कई बार कम लग जाता है, कोई बात नहीं। और कौन आता है ग्रुप में उसको भूल जाइए, आपको क्या फायदा हो रहा है, कोई आता है जाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो आज की बहुत सारी बातचीत है, गणेश सर को एक लेक्चर और मिल जाएगा क्योंकि अब हमने लेक्चर कर दिया है, अब ड्यूरेशन को एक्सपांड कर दिया, आराम से पढ़ो। सहमत है आप सब लोग या खींचना है? हाँ 2 घंटे तो ले रहे हैं, बाकी दिन भर खींचते रहो आप अपना कोर्स। हाँ पारस जी, यदि खींचना हो तो सिलेबस के हिसाब से तो उसको भी खींचेंगे, अभी चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा ठीक तरीके से, ज्यादा बड़ा भी नहीं हो। तो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन अभी आपके लिए आ रहे हैं, अभी काम चल रहा है, रोजाना बैठते हैं। अभी दीपक मेरे सामने बैठा हुआ है, तो दीपक लगा हुआ है, उसी में स्कैन करता है, फिर डायरी में चढ़ाता है, सारे सब कुछ काम करता है। तो अभी क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। कल से आपके ऐप पर 2 ग्रुप अलग अलग बना दिए हैं, एक सीआरपीसी का अलग ग्रुप बना दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन का अलग ग्रुप बना दिया है। उस पर भी वीडियो अपलोड होंगे, क्योंकि वहां कुछ कंफ्यूजन हो रहे थे कि साहब ये पेपर, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर भी इसमें आ गया और सीआरपीसी का भी पेपर इसमें आ गया। यदि कोई बैच में नहीं जुड़ा है तो मुझे बता दीजिएगा, कल जोड़ दिया गया है आपको। और आज से जो वीडियो के लिंक है वो आपको मिल जाएंगे, जो लाइव वीडियो हमारा होता है उसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं, आपको सबको ग्रुप में मिल जाएंगे, ऐप में अपने आप वो अपलोड होते रहेंगे। चलिए, किसी को कोई बात पूछनी हो, क्वेश्चन हो, बोलो सर ममता। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि कल मैंने ये बंदी प्रत्यक्षकरण हैबिट स्कोर पर रेट के बारे में पढ़ाई की, तो मुझे जो हम लोगों ने लास्ट में सीआरपीसी में 107 और 108 जो सेक्शन हमने पढ़ा है, किसी व्यक्ति के लिए 107 में था और 108 में किसी महिला और या 18 वर्ष से कम लड़कियां महिला जो भी है उसके लिए था। तो वो सर इसमें उनके लिए भी लगा सकते हैं क्या ये बंदी प्रत्यक्षकरण रेट? भाई देखो मेरे को तो ज्ञान है नहीं, तो ये ज्ञानी लोग है। बताओ भाई जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाइए एडवांस लेवल का, समझाओ इनको, कौन समझा? सही है सर, ला सकते हो। 97 98 है, 107 नहीं है नहीं सर, सीआरपीसी। नो 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 नो, हाँ सॉरी 197 और 198, हाँ 190 नहीं, केवल 97 98। हाँ सर 97, सॉरी सर, सॉरी। हाँ तो बिल्कुल, ये मैं भी यही कहना चाह रहा था हाँ। कि इसको इस रोल में भी ले सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट बिना उसके अरेस्ट के थाने पे बैठाए रखते हैं 24 घंटे से ज्यादा, तो क्या उसमें भी इसको लगा सकते हैं अपन 97 98 को? तो मैं भी पूछना चाह रहा था ये। क्या उत्तर आ गया, क्या लगा सकते हैं? ये मेरे राजकुमार जी हिसाब से आजकल तो- मौन पर है बहुत सालों से। सर मैं बताऊं? रुको गणेश रुको यार, राजकुमार जी कई दिनों से मौन पर है, क्या चक्कर है? अनम्यूट करो राजकुमार जी। सर तबीयत खराब चल रही है राजकुमार सर की थोड़ी। तो मेरी भी खराब चल रही है, 3 दिन से मुझे चक्कर आ रहा है, जिंदगी में पहले बार चक्कर आया। गिडीनेस कहते हैं, गिडीनेस, चक्कर आना, है ना। इंग्लिश में किसी ने शब्द पूछ लिया गिडीनेस, और पिछले 2-2.5 महीनों से मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ तबीयत। हाई कोर्ट में तो लगा सकते हैं, लेकिन अपन लोअर कोर्ट में 97 98 का यूज कर सकते हैं। बताओ राजकुमार। मेरे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन में है जो उसमें लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति, संस्था या इसी के विरुद्ध, जहां किसी व्यक्ति को विरुद्ध रखा गया है तो उसके विरुद्ध बिल्कुल ये रेमेडी प्राप्त की जा सकती है। पर अब आपको क्या कहना? अनलीगल जो है, विधि के नियमों के विरुद्ध उसको जो है अगर बंदी रखा गया है तो किसी के विरुद्ध लाया जा सकता है।
अगर उन्होंने लॉफुल रूप से अगर उसको बंदी कर रखा है, जैसे एफआईआर दर्ज को दी, तो ठीक है। और जैसा आप बता रहे हैं पारस जी, अगर एफआईआर दर्ज ही नहीं की, जबरदस्ती उसको बिठा रखा है, तो हो सकता है, परंतु उनके पास एक ग्राउंड होता है कि वो एक जांच का विषय रखते हैं कि जांच के लिए साहब हमने यहाँ बिठा रखा है इसको, तो वो उसका जो डिफेंस है वो ले लेते हैं। बाकी अदरवाइज बिल्कुल जो आपका आंसर है वो बिल्कुल किया जा सकता है उनके। गणेश कुछ कहना चाह रहे हैं? गणेश बोलो जल्दी से, फिर समाहित करें आज का। सर, ये सीआरपीसी में जोड़ने का सबसे पहला लेजिस्लेचर का प्रोविजन तो ये है कि बार बार किसी व्यक्ति को बहुत हाई कोर्ट की जो दूरी है या फिर कहीं है तो इतने बड़े हाई लेवल पे नहीं जाना पड़े, निचले लेवल से काम हो जाए। यहाँ जोड़ने का लेजिस्लेचर का उद्देश्य ये रहा होगा, आई थिंक, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। और सर इसमें है कि एक मतलब उसका निरुद्धीकरण, मतलब उसे निरुद्ध किया जाना, अवैध निरुद्धीकरण शब्द है वो पर्याप्त है अपने आप में। अब वो अवैध निरुद्धीकरण किसी के भी रूप में हो सकता है, जैसे कि बिना एफआईआर किए, एक कंडीशन तो ये बिना एफआईआर दर्ज किए बिठा रखा हो। साहब वहां बचाव तो ले सकता है कि साहब मैं जांच के लिए बुलाया, लेकिन वो अवधि युक्ति युक्त होगी, अयुक्ति युक्त नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन से जांच में रख के बिठा रखा है किसी को, भाई कौन सी जांच कर रहे हो ऐसी जो 2 दिन से बिठा रखा है। हाईकोर्ट कहेगा तुरंत लाओ, पेश करो, रिलीज करो इसको। कौन सा तरीका है ये जांच करने का? दूसरा, यदि एफआईआर दर्ज है तो भी मान लीजिए कि यदि एफआईआर दर्ज है तो भी उसको गिरफ्तारी नहीं दिखाई और वास्तव में उसको लाइवली तो निरुद्ध कर रखा है लेकिन कागजों में गिरफ्तारी नहीं दिखाई, तो तब भी हाईकोर्ट कहेगा ले आइए, क्या कर रखा है आपने ये। तो ये सब चीजें क्या है कि वहां केवल एक शब्द में कहना चाहूंगा, निरुद्धीकरण, और निरुद्धीकरण अवैध होना चाहिए। वैध निरुद्धीकरण में तो ठीक है, ओके, डन है, लेकिन वो अवैध निरुद्धीकरण पे ये जो 97, 98 और या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, ये सब फिर एक्टिव हो जाती है। इनके बाद ये सब अराइज हो जाती है, मतलब ये लागू हो जाती है, कहने का मतलब। और टू श्री राजेश सर, यानी डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन इज नीडेड एट देयर, वहाँ इलीगल डिटेंशन होना जरूरी है। और कई बार क्या होता है, रोजनामचे में भी नहीं चढ़ाते और बैठाए रखते हैं। मैं एक बार एक थाने में गया, वहाँ मित्र हमारे एसएचओ थे, तो कोई गाड़ियों की चोरी का मामला था, तो मैंने कहा तुमने दिखाई तो नहीं इसकी, वो बोले यार इसका साथी आ रहा है अभी बिहार से, पहले उसको डिटेन करेंगे फिर उसके बाद इनकी अरेस्ट दिखाएंगे। तो कई कारण होते हैं, पुलिस महकमे के भी अपने प्रतिबंध और अपनी कंडीशंस होती है, तो देयर आर सो मेनी रीजंस। लेकिन बीइंग ए लॉ स्टूडेंट हमें तो समझना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया चर्चा रही। मुझे क्या अवगत करा देंगे कि आज